हम्म, आइए लगे हाथ हम राष्ट्रीय उद्यान और उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार। लेकिन सबसे पहले कमेंट करने वाले, पिछले वीडियो में कमेंट करने वाले, कमेंट करके मेरे द्वारा बोले गए गलत फैक्ट की तरफ मेरा ध्यान दिलाने वाले कुलदीप यादव जी को शुक्रिया। कुलदीप यादव जी ने मुझे याद दिलाया कि डाइक्लोफेनिक कोई अधिक दूध प्राप्त करने की दवा नहीं है, बल्कि पशुओं को दी जाने वाली एक दर्द निवारक औषधि है ना। दर्द निवारक औषधि होती है डाइक्लोफेनिक, जो कि पशुओं को दिया जाता था। तो परिणामस्वरूप जब पशुओं की बाद में या तत्काल मृत्यु हो जाती थी तो गिद्ध उन्हें खाते थे, क्योंकि गिद्ध सफाई कर्मी का काम करते थे, कचरा हटाते थे प्रकृति से। परिणाम ये होता था कि भैंसों या गायों के या मवेशियों के शरीर में जो डाइक्लोफेनिक है वो पहुंच जाता था गिद्धों के पेट में, और गिद्धों के लिए जहर का काम करता था। यही कारण है कि गिद्ध अब समाप्त हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पे डाइक्लोफेनिक दर्द निवारक औषधि है। आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण की दिशा में, ठीक है, सॉरी उत्तर प्रदेश नहीं कहा जा सकता, सबसे पहले तो ये देश का ही पहला था। वन्य जीव संरक्षण के लिए देश में पहला कदम 1935 में उठाया गया। वन्य जीव संरक्षण के लिए देश में पहला कदम 1935 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश में उठाया गया। जो उत्तर प्रदेश 1935 का जो उत्तर प्रदेश था, है ना, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में उठाया गया जब देहरादून में मोतीचूर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई। देहरादून में मोतीचूर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई। मोतीचूर वन्य जीव अभ्यारण्य को ही बाद में राजाजी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, है ना। मोतीचूर वन्य जीव अभ्यारण्य था, बाद में ये नेशनल पार्क बना दिया गया, इसे राष्ट्रीय उद्यान, और नाम रख दिया गया राजाजी नेशनल पार्क। लेकिन 2000 में नवंबर 2000 में उत्तराखंड यूपी से अलग हो गया, है ना, एक अलग राज्य बना। परिणाम स्वरूप अब न मोतीचूर भारत में है और न ही राजाजी, ये सब अब उत्तराखंड में चले गए हैं। इसके बाद 1936 में दूसरा प्रयास हुआ। 1936 में नैनीताल और गढ़वाल में हेली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। भाई 1936 में नैनीताल और गढ़वाल उत्तर प्रदेश में ही तो थे ना। हेली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई, जो कि एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे 1936 में नैनीताल और गढ़वाल में विस्तृत था। हेली राष्ट्रीय उद्यान को ही बाद में जिम कॉर्बेट के नाम से जाना गया, लेकिन वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 2 जिलों में विस्तृत है, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में, है ना। यहाँ पे मैंने बनाया हरे कलर का स्पॉट है, ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दर्शाया गया है। पीलीभीत यहाँ पे है और उसके जस्ट पूर्व में लखीमपुर खीरी है। 2 जिलों में फैला हुआ है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1936 में। नाम बदलकर 68 में दुधवा पशु विहार की, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1968 में दुधवा पशु विहार के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना 36 में नहीं, 1968 में की गई थी। तब पशु विहार था, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य। 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, ठीक है। दुधवा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1968 में, 77 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। दुधवा नेशनल पार्क में किन प्रजातियों का संरक्षण होता है जो महत्वपूर्ण है? बारहसिंघा का और शेरों का संरक्षण किया जाता है। बारहसिंघा, ये सब सवाल जो भी अब तक बताया ये सब अलग अलग वर्षों में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इकट्ठा किया है। हाँ, तो यहाँ बारहसिंघा और शेर जैसी प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। नेशनल पार्क की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक आवास की सुरक्षा करना होता है, और वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना का उद्देश्य जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों की सुरक्षा करना होता है। वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों की सुरक्षा, और नेशनल पार्क मतलब प्राकृतिक आवास की सुरक्षा। इसका अर्थ है कि नेशनल पार्क में लकड़ी की कटाई की जा सकती है और नहीं घास चराया जा सकता है। पशुओं को आप घास भी नहीं चरा सकते वहां पे ले जाके, यानी घास भी नहीं काटा जा सकता नेशनल पार्क में। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक आवास की ही तो सुरक्षा की जाती है। घास भी तो एक प्राकृतिक आवास है जहाँ छोटे छोटे जीव रहते हैं, है ना। 1987 में दुधवा नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र होते हैं वो कुछ अलग नहीं होते हैं। किसी न किसी नेशनल पार्क में ही टाइगर रिजर्व प्रारंभ किया जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं।
प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अलग अलग राष्ट्रीय पार्कों को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है ताकि उसमें जो बाघ रह रहे हैं उनकी स्पेशली सुरक्षा की जा सके, उसके लिए संसाधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी टाइगर रिजर्व कोई अलग क्षेत्र ना होकर नेशनल पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य ही कोई न कोई होगा, है ना। तो 87 में दुधवा नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। बाद में किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी पढ़ाया जा चुका है, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य बहराइच, है ना। बाद में किशनपुर और कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य को भी दुधवा टाइगर रिजर्व में शामिल कर लिया गया। यानी दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? दुधवा नेशनल पार्क में तो है ही, जो कि पीलीभीत और खीरी में है। साथ ही किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य में भी फैला हुआ है और कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य बहराइच, है ना। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के ठीक पूर्व में क्या है? बहराइच है, यानी ये पड़ोसी जिले हैं। तो कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य बहराइच में है, यानी इसका एरिया थोड़ा और विस्तृत कर दीजिए टाइगर रिजर्व के रूप में, तो चला जाएगा पीलीभीत, खीरी और बहराइच में पहुंच जाएगा। बाकी किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य तो ऑलरेडी लखीमपुर खीरी में है ही और दुधवा भी खीरी में है। कहने का मतलब ये है कि दुधवा में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया और बाद में किशनपुर कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य को भी टाइगर रिजर्व में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट, पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश में कुल 13 पक्षी विहार स्थापित किए गए हैं। इन 13 पक्षी विहारों में लाख बहासी पक्षी विहार सबसे बड़ा है, कन्नौज में है। लाख बहासी पक्षी विहार कन्नौज सबसे बड़ा है और पटना पक्षी विहार एटा में सबसे छोटा है। सबसे बड़ा लाख बहासी, सबसे छोटा पटना। इसी तरह जब मैं वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर 5 जिलों में है, मेरठ और मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों में, मेरठ और मुजफ्फरपुर, है ना। 5 जिले और हैं, टोटल 5 जिले हैं। तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर और सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य ललितपुर। तो ये बड़ा और छोटा कभी कभी पूछ देता है। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहासी, सबसे छोटा पटना, है ना। आइए, हाँ, तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो है सारस। तो वर्तमान में सारस कौवा और गिद्ध जैसी प्रजातियां संकटग्रस्त है, मतलब विलुप्त होने के कगार पर है। राज्य पक्षी हमारा जो सारस उत्तर प्रदेश का वो भी विलुप्त होने के कगार पे है ना। विलुप्त होने का कारण क्या है? गिद्धों की विलुप्त होने का कारण मुख्य रूप से डाइक्लोफेनिक रहा है ना। डाइक्लोफेनिक दर्द निवारक औषधि जो कि मवेशियों को दी जाती थी, मवेशी मर जाते थे, गिद्ध खाते थे, औषधि पहुंच गई गिद्ध के पेट में और गिद्धों का दर्द भी दूर हो गया, मतलब डेथ हो जाती थी। डीडीटी, BHC क्या है? डीडीटी एक कीटनाशक औषधि जो कि पौधों पर छिड़की जाती है ताकि जो कीट होते हैं पौधों को ना खाएं। तो कीटनाशक औषधि और BHC भी कीटनाशक औषधि ही है। तो होता क्या है कि इन्हें जब पौधे पर छिड़का जाता है तो मवेशी खेतों में घास चरते हैं, चला गया मवेशियों में। मवेशियों के मरने के बाद ये पक्षी उन्हें खाएंगे तो जो कीटनाशक होता है उनका विनाश कर देता है ना। तो हमने इसके पहले वीडियो में बताया था कि पारिस्थितिक तंत्र में जब भी कोई बाहरी तत्व आप डालते हैं तो उसका प्रभाव, उस श्रृंखलाबद्ध प्रभाव दिखाई देता है उसका, है ना। पारिस्थितिक तंत्र में आप जैसे कि मान लेते हैं खेतों में यूरिया डाला, उत्पादन तो बढ़ा दिया, लेकिन यूरिया क्या है? तुरंत घुल जाता है, बहुत जल्दी घुलता है। पौधों को पोषण तो दे दिया लेकिन बरसात के पानी के साथ चला गया जमीन के नीचे, या बरसात का दिन है तो भागकर चला गया किसी झील, नदी या नाले में। अब जमीन के नीचे यूरिया चला गया तो उसे हम कहते हैं नाइट्रेट। यूरिया में क्या होता है? नाइट्रेट होता है। अब नाइट्रेट पानी में हैंडपाइप से निकाला, बच्चे ने पी लिया, दूसरे जानवरों ने भी पिया नाइट्रेट को, हालांकि अल्प मात्रा में होता है लेकिन नुकसान तो करेगा ही। साथ ही खेतों से यूरिया बहकर किसी तालाब में चला गया, है ना। अच्छा, बच्चों में नाइट्रेट के चलते कौन सी बीमारी होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, है ना। ब्लू बेबी सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा, वो होठ नीला पड़ जाता है बच्चों का नाइट्रेट युक्त पानी पीने से। अब यूरिया बहकर खेतों से किसी तालाब या गड्ढे में चला गया। अब तालाब में सारी मछलियां मर जाएंगी, यूरिया से नहीं मरेंगी, क्योंकि यूरिया अगर पौधों की वृद्धि कर रहा है खेतों में तो तालाब में घास है, जलकुंभी है, इसे हम कहते हैं पादप सुपोषण। अवांछित रूप से, अनावश्यक रूप से, जहाँ जरूरी था खेतों में वहां पे तो गेहूं और चावल की फसल बढ़ा दिया,
यूरिया। लेकिन बरसात के पानी के साथ बहकर जब तालाब में चला गया, झील में चला गया, तो पोषक पदार्थ पहुंच गए झील में। अब घास वास वहां के जो छोटे मोटे होते थे बड़े हो गए, है ना। जलकुंभी आप देखते होंगे पूरे के पूरे झील या तालाब को ढक लेती है। तो यूरिया नाइट्रेट है जो कि पौधों को चाहिए होता है, तो जलकुंभी उसका फायदा उठाकर पूरे झील में फैल गई। अब जलकुंभी जब झील में फैल गई तो पौधों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, समझ रहे हैं आप। जलकुंभी पूरे झील में फैल गई तो पौधों कर रहा हूँ, जलीय जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जल का ऑक्सीजन टोटल वो ले लेती है। परिणामस्वरूप मछलियां तड़प तड़प कर मर जाएंगी। इसको हम कहते हैं बीओडी। जलकुंभी फैल जाने पर जल का बीओडी बढ़ जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी जल में जब ऑक्सीजन की मात्रा किसी कारणवश घटती है तो हम कहते हैं जल का बीओडी बढ़ गया है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब बीओडी बढ़ता है तो ये अच्छा लक्षण नहीं माना जाता है। ऐसे स्थिति में जो जलीय जीव होते हैं मरने लगते हैं। वही नाइट्रेट बहकर झील या तालाब में चला गया, नदी में, तो जलीय जीवों को कष्ट पहुंचता है, नाइट्रेट उनके पेट में चला जाएगा, है ना। तो ये श्रृंखलाबद्ध प्रभाव दर्शाता है। जो कोई भी प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में एक भी तत्व मनुष्य द्वारा फेंका जाता है तो वास्तव में प्रकृति में कुछ भी फेंका नहीं जाता है, पड़ा रहता है। प्रकृति में कुछ भी फेंका नहीं जाता है, वहीं पड़ा रहता है और उसके दुष्प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। पर्यावरण एक बहुत ही संवेदनशील इकाई है। एक जगह आपने कुछ फेंका तो दूसरी जगह उसका प्रभाव दिखना तय होता है। ये सब बातें आप निबंध में लिखिएगा। हाँ, आइए, हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुल 13 पक्षी विहार है। इन्हें दर्शा लेते हैं, लिस्ट भी आप बना लीजिएगा, मैप भी पक्षी विहारों को पूछता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर यहीं पे है ना। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। सुरहातल पक्षी विहार बलिया, बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। सुरहातल पक्षी विहार को लोकनायक पक्षी विहार भी कहते हैं, है ना। कभी कभी लोकनायक पक्षी विहार कहाँ है, बलिया। नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़, इलाहाबाद के ठीक पश्चिम पड़ता है प्रतापगढ़, है ना। बनारस, इलाहाबाद, प्रतापगढ़। बलिया, गाजीपुर, बनारस, इलाहाबाद, प्रतापगढ़। दक्षिण में मिर्जापुर, सोनभद्र। ऐसे ही तो है, मेरे को थोड़ा देखा करिए। नेक्स्ट, समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली, लखनऊ है ये है लखनऊ, नहीं लखनऊ इधर ही कहीं है, ठीक है। यहाँ पे लखनऊ क्यों बनाऊंगा, लखनऊ में आपका ठीक हरदोई के दक्षिण में पड़ता है। ये हरदोई है ना, यानी कि नवाबगंज के ठीक उत्तर में लखनऊ यहाँ पे पड़ता है। लखनऊ के दक्षिण नवाबगंज, नवाबगंज के दक्षिण में रायबरेली। तो समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है, समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, लाख बहाशी पक्षी विहार कन्नौज में है। ये है लाख बहाशी, कन्नौज में है। इसके अलावा ओखला गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में। ओखला नोएडा जानते हैं ना, नोएडा कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में। नोएडा का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ ओखला, है ना, नॉर्थ ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नॉर्थ ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो नोएडा का नाम ही ओखला है, ग्रेटर नोएडा है या नोएडा हो। तो जो ओखला पक्षी विहार है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर अर्थात नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट है पटना पक्षी विहार एटा में, है ना, इटावा के ठीक उत्तर में है एटा। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, यहाँ पे है हरदोई, यहाँ पे है सांडी पक्षी विहार। पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में है, ठीक है, गोंडा लखनऊ के उत्तर में पड़ता है। पार्वती अरंगा गोंडा। ये हो गए प्रमुख 13 पक्षी विहार। प्रमुख क्या, सभी 13 पक्षी विहार पक्षी विहारों से अक्सर सुमेलित करने के लिए आता है। 4 पक्षी विहार दे देगा, सामने 4 जिले दे देंगे और आपको मिलाना रहेगा। इसको लिस्ट बना के 1-2 बार ध्यान से देख लेंगे तो भूलता नहीं है। वैसे तो आप लोग माहिर, मुझे पता है, सब रट के पहले से ही बैठे होंगे, है ना। ठीक है, उत्तर प्रदेश विशेष में 1-2 वीडियो और रहेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि कुछ वीडियो में बोल के दे दूं, बिना व्हाइट बोर्ड के चेयर पे बैठूं और आपको सामने कैमरा लगाऊं, बोलकर जो चीजें महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश से संबंधित संक्षिप्त करके, बहुत उसे कॉम्प्रेस करके खास चीजें आप तक मैं बोल कर पहुंचा दूं कि अगर सवाल पूछा जाए तो आप 3-4 सवाल अपने बढ़ा सकें, है ना। ठीक है, नमस्कार।